नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। लेकिन सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं गोल्ड की। गोल्ड में लगातार रिकॉर्ड रैली चल रही है। सबसे बड़ी वजह है ट्रेड वॉर को लेकर जिस तरह से चिंताएं बनी हैं, अनसर्टेनिटी लगातार चल रही है, सेंट्रल बैंकों की लगातार खरीदारी दिख रही है और उसका फ़ायदा यहाँ पर गोल्ड को साफ तौर से मिल रहा है। और हम देख भी रहे हैं वो ग्लोबल डिमांड भी अगर आप गोल्ड की देखें तो लगातार नया रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। गोल्ड आज के सत्र में एमसीएक्स पर 86,450 के आसपास है। कल पहली बार हमने देखा 86,500 रुपये के ऊपर जाते हुए। तेजी कब तक चलेगी, इस भाव पर आपको क्या करना है, क्या रिस्क यहाँ से बन रहे हैं आपके लिए, आगे कितनी तेजी की संभावना है और गिरावट का कितना बड़ा रिस्क है, इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीन मेहमान हैं। मनोज जैन हैं पृथ्वी फिनमार्ट से, कुणाल शाह हैं निर्मल बंग से और प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुणाल जी बताइए क्या हो रहा है गोल्ड में सर? ये जो ट्रम्प लगातार टैरिफ टैरिफ नया नया टैरिफ अनसर्टनिटी वर्ल्ड में स्प्रेड कर रहा है, नंबर वन। नंबर टू, जो रशिया और यूएस जो पीस टॉक की बात कर रही है वो भले होती है, बट यूरोप जो ट्रम्प के स्टेटमेंट आ रहे हैं कि वो ग्रीनलैंड के उनको ग्रीनलैंड के ऊपर वो ग्रीनलैंड ले लेंगे, ये सब अच्छे स्टेटमेंट नहीं है। सो अभी यूएस और यूरोप के बीच में स्प्लिट दिख रहा है। सो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थोड़ी भी कम रशिया की ओर से हो रही है, बट यूरोप और यूएस के बीच में बढ़ रही है। तीसरा, आगे जाके जो ट्रेजेक्ट्री है यूएस डेट को लेके जो बहुत बड़ा कंसर्न है वो भी बना रहा है कि इतनी सारी डेट है ना, ये साल $9 ट्रिलियन की जो डेट है वो पे ऑफ कैसे होगी। तो ये सब देखते हुए गोल्ड में कोई मंदी वाली बात नहीं है। जब भी 500 रुपया गोल्ड नीचे आता है सबको लगता है बस ये अभी गया, और वहां से नई तेजी चालू हो जाती है। सो कोई मंदी वंदी मत ढूंढिए। $3,000 के बाद एक बार टच करेगा $3,000, उसके बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग आता है तो ठीक है, बट ध्यान तेजी का ही रखिए। गोल्ड में कोई मंदी नजर नहीं आ रही है मुझे। और $3,000 बहुत जल्द हम 10-15 दिन में आराम से $3,000 टेस्ट करते हुए देखेंगे गोल्ड को, और सिल्वर $35 टेस्ट करते हुए देखेंगे। तो गोल्ड में बाई एट डिप्स की रणनीति अपना ही है। 86,000 के आसपास बाय कर सकते हैं 87,000 के टारगेट के लिए। ओके, चलिए। तो आपको लग रहा है कि जल्द 10 से 15 दिनों में $3,000 भी पार कर सकता है सोने का भाव। एक खबर और है, वो है मिंटिंग को लेकर। खबर इसमें यह रही कि गोल्ड मिंटिंग के लिए एक्स्ट्रा फीस अब वसूलेंगी जो मिंटिंग कंपनियां हैं, रिफाइनिंग कंपनियां हैं। और स्विट्जरलैंड की एक बड़ी कंपनी है और गोर हेरियस, जिन्होंने जो नया सरचार्ज आज से पुराने प्रीमियम और बाकी चार्जेस के ऊपर से ये टॉप ऑफ दैट ये लगा रहे हैं $3.5 प्रति औंस का मिंटेड गोल्ड के लिए और सिल्वर के लिए $3 प्रति औंस का। इससे मार्केट पे क्या असर हो रहा है? क्या गोल्ड की जो शिफ्टिंग हो रही है इस वजह से इस तरह के चार्जेस लगाए जा रहे हैं, और क्या डिलीवरी को लेकर भी किसी तरह की चिंताएं हैं कुणाल जी? आई डोंट थिंक सो कि बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग ये चार्ज लग रहे हैं। अभी फिलहाल डिमांड बहुत जबरदस्त है, आप समझिए। ये एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप अगर बोले तो 2% का आपको खुला आर्बिट्राज मिलता है गोल्ड में। आपने अगर लंदन से माल लेके कॉमिक्स में डिलीवर किया है तो आपको $40 का डिफरेंस मिल रहा है। तो क्यों नहीं डिमांड आएगी? एक जगह से लेके दूसरी जगह पे ड्रॉप करने का आपको $40 मिल रहा है आज की तारीख में। सो ऐसा बिजनेस तो वर्ल्ड में कोई नहीं है। मतलब आप परसेंटेज टर्म में देखेंगे तो एनुअलाइज आप आराम से 17-18% का रिटर्न छोड़ रहे हो ऐसा करके। तो मुझे लग रहा है कि यू शुड नॉट रीड मच इनटू इट। इवन मैं लंदन में जो स्टॉक कम हुआ है और यूएस में जो स्टॉक बढ़ रहा है, आई सी मोर ऑफ आर्बिट्राज। बिकॉज ऑफ द आर्बिट्राज दिस काइंड ऑफ डिफरेंस इज टेकिंग प्लेस। बट मैं जो फंडामेंटल बात करता हूँ वो फंडामेंटल में मैं ये सब चीजों को फैक्टर इन ही नहीं करता हूँ। फंडामेंटल क्या है गोल्ड का? गोल्ड का फंडामेंटल बहुत सिंपल है कि यूएस की जो फिस्कल सिचुएशन है वो खराब है। ट्रम्प और इन्फ्लेशन लाएंगे, अगर सबके ऊपर टैरिफ ही लगाते हैं तो इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। तो दैट इज इवन मोर पॉजिटिव फॉर गोल्ड। और तीसरा चीज कि अगर वो अपनी डेट को मोनेटाइज करने जाते हैं तो वो भी गोल्ड के लिए बुलिश है, क्योंकि उस पर डॉलर क्रैश हो जाएगा। सो अगर नया प्रिंटिंग होता है तो वो भी बुलिश है गोल्ड के लिए। सो इट्स अ विन विन सिनारियो फॉर गोल्ड। तो गोल्ड में क्या है, हमारा जो कंफर्ट जोन है वो नहीं आता है। आज 86,000 भाव देख लिए, जो जो 78 में नहीं ले पाए तो वो 86 में कैसे ले गए। और
यही यही चीज गोल्ड में लगातार नए नए लेवल्स लेके आ रही है। अभी 86 पे 87 हो जाएगा समझो, तो लगेगा कि यार 2 दिन पहले 85 देखा था, अभी थोड़ी 87 में ले गए, और कोई बाई नहीं कर पा रहा है। दैट इज द फैक्ट। सो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें शॉर्ट करना चाहिए फिलहाल। छोटे मोटे करेक्शन बीच बीच में आते रहेंगे, कोई ना कोई रीजन से $20-30 के करेक्शन, $40 के करेक्शन आते रहेंगे, बट स्टिल इट इज अ टाइम टू बी इन गोल्ड। स्टिल गोल्ड हैज अ पोटेंशियल टू गो अप, और तेजी का जो ट्रेंड है, फंडामेंटल जो फंडामेंटल बात करते हैं, वो अभी भी तेजी के ही है। गोल्ड के सारे फंडामेंटल्स आपको तेजी के लग रहे हैं। एक सवाल छोटा सा और कुणाल जी आपसे, क्या इससे मार्केट, हाजिर का मार्केट, स्पॉट का मार्केट तो डिसरप्ट नहीं हो रहा है? मैं ज्वेलरी मार्केट की बात कर रहा हूं। आई वुड से 100% ज्वेलरी जो स्पॉट का मार्केट है, ज्वेलरी मार्केट है, उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट ही आएगी इस पे फ्रॉम द प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू। बट द ज्वेलर्स हैव टू रीअलाइन देमसेल्फ। इट सीम्स दैट 24 कैरेट की जगह जो लाइट वेटेड ज्वेलरीज है वो सब ज्यादा बिकेगी गोइंग फॉरवर्ड। वैल्यू वैल्यू वाइज, बिकॉज गोल्ड का प्राइसेस बढ़ रहा है, द बायर्स आर शाइंग अवे फ्रॉम द मार्केट। सो इट्स नॉट जस्ट इंडिया, इवन चाइना और इंडिया दोनों की ज्वेलरी डिमांड है, वो दोनों में हमने ड्रॉप आते हुए देखा है, शार्प ड्रॉप। बट हमेशा आप देखेंगे, डू यू थिंक दैट गोल्ड प्राइसेस आर मूविंग अप बिकॉज द ज्वेलरी डिमांड वाज स्ट्रांग? आई डोंट थिंक सो। दिस हैज नथिंग टू डू विद द ज्वेलरी डिमांड। इवन टू लॉट ऑफ एक्सटेंट, जो सेंट्रल बैंक बाइंग की बात कर रहे हैं, मैं अभी आने वाले 1 साल में मैं ये फोकस नहीं करूंगा कि सेंट्रल बैंक 1000 टन गोल्ड बाई करती है या 700 टन बाई करती है। वो फोकस नहीं करना चाहिए। फोकस ये करना चाहिए कि अभी भी ये रेट पे भी सेंट्रल बैंक गोल्ड बाई क्यों कर रही है? इवन एट $2800, $2900, इफ सेंट्रल बैंक आर बायर ऑफ गोल्ड। आज सवेरे का जो हेडलाइंस है, चाइना ने अपनी यूएस की जो ट्रेजरी की होल्डिंग है उसको फर्दर ड्रॉप कर दिया है। सो वो तो गोल्ड ही लेने वाला है, उसको कोई प्राइस से मतलब नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये ज्वेलरी डिमांड जो कम है उसका गोल्ड प्राइसेस पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट आने वाला है। सो यू विल हैव टू लर्न टू लिव विद द हायर गोल्ड प्राइसेस। बिल्कुल, क्योंकि पूरा साइकिल चेंज है और पूरी तरह से गोल्ड के फेवर में ही चल रहा है। और जिस तरह से कुणाल जी कह भी रहे हैं कि सेंट्रल बैंकों की और दुनिया के सबसे क्रेडिबल हैंड्स माने जाते हैं सेंट्रल बैंक्स, और वो लगातार खरीदारी कर रहे हैं। जनवरी तक की रिपोर्ट है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की, लगातार तीसरे महीने पीपल बैंक ऑफ चाइना, चीन के सेंट्रल बैंक ने खरीदारी की, और फरवरी में भी लगातार वहाँ खरीदारी की रिपोर्ट आ रही है। सिर्फ सेंट्रल बैंक ही नहीं, वहाँ की कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी गोल्ड वहाँ पर खरीद रहे हैं। आप बताइए मनोज जी, आपकी राय गोल्ड पर अब क्या बन रही है? क्योंकि रिस्क काफी ज्यादा हो गया है इस भाव पर। लोग जो खरीदार हैं उनके मन में कई सारे सवाल उठते होंगे, इसलिए मैंने काफी लंबी चर्चा कर ली कुणाल जी के साथ। आपकी राय क्या बन रही है गोल्ड पर यहाँ से? नमस्कार रिश्मोहन जी। बिल्कुल रिस्क है जब भी इश्क है। मतलब सोना इसीलिए बढ़ रहा है कि रिस्क है। और कुणाल की बात से मैं 100% इत्तेफाक रखता हूं कि रिस्क रहने ही वाला है, जिस तरह से ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हुई है। और इसीलिए सोना बढ़ रहा है। जहां तक आप फिजिकल डिमांड की बात कर रहे थे, ज्वेलरी डिमांड की, तो वो निश्चित रूप से कम हुई है। लेकिन आप साथ में देखेंगे तो इंडिया में गोल्ड के ईटीएफ की जो डिमांड है पिछले महीने में लगभग 5 गुना बढ़ी है। और अगर हम फिजिकल मार्केट का भी सिनारियो देखें तो अभी भी यहाँ पे मार्केट में प्रीमियम पे गोल्ड जो है ट्रेड हो रहा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि डिमांड यहाँ पे रोबस्ट है और ये रहने ही वाली है। दूसरा, एक जो चीज आप मिंटिंग के चार्जेस की बात कर रहे थे, तो जो लंदन से जो यूएस के वॉल्ट में गोल्ड शिफ्ट हो रहा है, तो वो डायरेक्ट नहीं होकर के वो स्विस के रास्ते जाता है, क्योंकि जो लंदन की जो गोल्ड की जो बार है वो डायरेक्ट वहां पे एक्सेप्टेबल नहीं होती है। तो इसलिए वहां पे मिंटिंग होकर के और वो सोना वापस जो है यूएस के वॉल्ट में जा रहा है। तो इसलिए वहां पे ज्यादा मात्रा में सोना आने से जो कंपनीज है वो मिंटिंग के चार्जेस बढ़ा रही है, ये एक रीजन है। लेकिन जहां तक सोने का सवाल है, फंडामेंटल बिल्कुल यहाँ पे पॉजिटिव है। और कीमतों को देख करके शॉर्ट सेल में बिल्कुल ट्रैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी कोई ऐसा कारण यहाँ पे बन नहीं रहा है फंडामेंटली कि वो सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट शॉर्ट टर्म में लेकर के आए। तो यहाँ पे सोना जो है वो बाय ऑन डिप्स ही रहेगा। 3000-3020 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वहां पे एक टेक्निकल छोटा मोटा करेक्शन आ सकता है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे बुलिश ही रहेगा। और हमारा मानना है कि जो फर्स्ट हाफ है 2025 का, वहां पे जो है बढ़त जारी रहेगी। जून ऑनवर्ड्स फिर यहाँ पे अगर टैरिफ को और ये सारी चीजों को लेकर के कोई क्लैरिटी आती है तो छोटा मोटा टेक्निकल करेक्शन आ सकता है।
लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव ही है और शॉर्ट ट्रैप में बिल्कुल यहाँ पे सोने में नहीं फंसना चाहिए। आप बताइए, आपकी राय सोने और चांदी पर क्या है प्रथमेश जी? थिंक अनचार्टेड टेरिटरी में है और पॉसिबिलिटी है कि एक करेक्शन आ जाए। हालांकि साइकोलॉजिकल बैरियर 3000 का मार्क मेरे ख्याल से एक बार पहले टच होगा, फिर वहां पे करेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। फिलहाल एक्चुअली रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, तो मेरे ख्याल से अगर दूर रहे तो बेटर है। बट जिनका रिस्क एपेटाइट अच्छा है और जो ट्रेड करने की मंशा रखते हैं, पॉसिबल है एक बार वापस 86,500 आना। बट इसको डिप्स में खरीदना 86,500 और 87,000 आने में भी कोई कमी नहीं रहेगी इसमें। बट इसको कहाँ पे बाय करें और कहाँ पे स्टॉप लॉस लगा, ये क्वेश्चन मार्क रहेगा। फिर भी जिनको डे ट्रेड करना है उनको 86,300 पर डिप्स में आए तो ही बाय करें। फिलहाल करंट भाव पे नहीं बाय करें, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। ऊपर वाला टारगेट 86,500 के। काफी बातचीत होगी। कुणाल जी, एक सवाल चांदी पे पूछूं उससे मैं पहले ये जानना चाह रहा हूँ कि एलबीएमए अभी तक प्राइस डिस्कवरी के लिए जाना जा रहा है, क्या वो भी अब धीरे धीरे शिफ्ट होगा? कुणाल जी? See, I don't think so that LBMA will lose its importance. The only reason why COMEX is trading at premium is because of the tariff. So gold पे टैरिफ लगेगे या गोल्ड महंगा होगा यूएस में, सो ये कैलकुलेशंस की वजह से सो मुझे नहीं लग रहा है कि दिस चेंजेस द डायनामिक्स, बट द फैक्ट रिमेन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बेंचमार्क। सो आज अगर आप देखेंगे जो साउथ ईस्ट एशिया है उसमें गोल्ड का जो वॉल्यूम है, जैसे दुबई की मार्केट है, ये सब में जो मात्राएं बढ़ जाएगी। सो आज से 10 साल बाद आप अगर देखेंगे कि प्राइसिंग जो फिक्सिंग होती है गोल्ड की, उसमें एशिया विल प्ले अ वेरी मेजर रोल, डोमिनेंट रोल रेदर देन द यूरोपियन मार्केट्स और द यूएस मार्केट। सो मुझे नहीं लग रहा है कि एज ऑफ नाउ एलबीएमए का इंपॉर्टेंस चला जाएगा। इट विल कंटिन्यू टू बी देयर। ये जो भी चल रहा है बिकॉज ऑफ द टैरिफ चल रहा है। सो आगे जाके लंदन का इस पे रोल कम हो जाएगा, ऐसा कुछ मैं नहीं मानता हूँ। चांदी की बात करते हैं, चांदी भी अब धीरे धीरे 1 लाख की तरफ बढ़ रही है, 97,000 के ऊपर है आज। क्या लग रहा है कुणाल जी, यहाँ पर क्या होने वाला है? सब कमोडिटी में तूफानी है, ओवरऑल तेजी का ही माहौल है, कमोडिटी में कोई मंदी नहीं है। ऐसे टाइम पे शॉर्टेज होके रखी है चांदी में जहां पे ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है, चाइना में ग्रोथ आने के चांसेस और बढ़ते जा रहे हैं, रिन्यूएबल्स में डिमांड चांदी की बढ़ती जा रही है। ये साल भी गोल्ड सिल्वर की डिमांड और सप्लाई के बीच में तकरीबन 8% का गैप है। सो डिमांड इज 8% हायर देन द ओवरऑल सप्लाई अवेलेबल इन द मार्केट। सो ये चौथा साल है कि सिल्वर की मार्केट में डेफिसिट है। तो कैसे इसमें मंदी होने वाली है? ये धीरे धीरे फर्स्ट टारगेट शॉर्ट टर्म में 1 लाख रुपीस और ड्यूरिंग दिस ईयर 1,15,000 रुपीस का टारगेट आप रख के सिल्वर में चल सकते हो। ध्यान तेजी है। तो ध्यान तेजी का है, शॉर्ट टर्म में 1 लाख और 1,15,000 इस साल का टॉप लेवल हो सकता है। तो यहाँ से 15 से 17-18% की तेजी और यहाँ पे दिख रही है। चलिए बात करते हैं जहाँ लगातार 30 दिनों की तेजी के बाद आज क्रूड में कमजोरी दिख रही है। और एपीआई की जो रिपोर्ट थी उसमें क्रूड स्टॉक पिछले हफ्ते यूएस में बढ़ा है। और साथ ही एक खबर ये भी है कि G7 का रूस के ऑयल पर प्राइस कैप कड़ी करने पर उनका विचार हो रहा है। लेकिन एक अपडेट ये है कि कुर्दिस्तान जो रीजन है इराक का, वहाँ से एक्सपोर्ट इस हफ्ते फिर से शुरू हो सकता है। और दूसरी तरफ यूक्रेन और रूस युद्ध को लेकर अपडेट यही है कि यूएस की पहल के बाद रूस के साथ लगातार सीज फायर को लेकर बातचीत हो रही है, लेकिन यूक्रेन को नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो हो सकता है कि सीज फायर में देरी हो जाए, लेकिन पूरी तरह से उनको यूक्रेन पर को नज़रअंदाज किया जा रहा है। क्रूड की चाल इस बीच कैसी रह सकती है? मनोज जी, क्या लग रहा है, कच्चे तेल में और गिरावट आएगी क्या यहाँ से? ज्यादा गिरावट की आशंका नहीं लगती है विश्व मोहन जी। मेरा मानना है कि एक दायरा ही यहाँ पे बना रहना चाहिए। अगर WTI की बात करें तो $71 से $74 जो है वो एक दायरा रह सकता है। तो बेहतर होगा कि यहाँ फ्यूचर के बजाय ऑप्शन के जरिए रणनीति बनाई जाए। 6300 की जो कॉल ऑप्शन है 125 के स्तर पे बाय कर सकते हैं 110 के स्टॉप लॉस से, और लक्ष्य यहाँ पे 160 तक के रखे जा सकते हैं। 300 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह यहाँ पर मनोज जी की तरफ से है। आपकी राय क्या है, आपकी कॉल क्या है प्रथमेश जी? क्रूड पे सेल करना चाहिए मेरे ख्याल से 6280 के करीब, 6360 का स्टॉप, नीचे में टारगेट 6080।
तो एक कॉन्ट्रा कॉल आ रही है, कुणाल जी से समझते हैं। एक बाई एक सल कॉल आ रही है। कुणाल जी, आपको क्या लगता है कच्चे तेल में यहाँ से? लग रहा है कच्चे तेल में बाइंग करनी चाहिए। मुझे तेजी लग रही है। 6220 के आसपास बाई कीजिए, 6350 का टारगेट रखिए और स्टॉप लॉस रखिए 6160 का। ओके, चलिए, तो ये क्रूड को लेकर राय आ गई है। नेचुरल गैस अगर आज देखें तो आज 1.25% ऊपर है, 366 रुपए के ऊपर। कुणाल जी, एनजी पर क्या राय है? नेचुरल गैस भी मेरा व्यू तेजी का ही है और दो दिन में बहुत बढ़ गया है, 10% बढ़ गया है। तो 365 के आसपास लेके 378-80 का टारगेट रख सकते हैं। प्रथमेश जी, आपकी राय, आपकी कॉल क्या है एनजी पर आज? एनजी पे बाय करना चाहिए 378 पर, 373 का स्टॉप, टारगेट 388 के लिए। ओके, मनोज जी, आपकी कॉल क्या है एनजी की? एनजी में वर्तमान लेवल पे रिस्क रिवार्ड थोड़ा फेवरेबल नहीं लगता है विष्णु जी। हमारा मानना है कि थोड़ा डीप का वेट करना चाहिए। कहीं भी 360-64 के दायरे में आए तो वहां पे बाय करना चाहिए 354 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 385 तक के लक्ष्य जो है रखे जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा डीप में बाय करें। यहाँ ये लेवल पे रिस्क रिवार्ड थोड़ा फेवरेबल नजर नहीं आता। ओके, बेस मेटल्स में कोई एक ट्रेड बताइए मनोज जी आज दिन के लिए। यहाँ पे एल्यूमिनियम बेहतर लगता है। जो मार्च की कॉन्ट्रैक्ट है 262 के स्तर पे बाय करना चाहिए 260 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य 266 तक के वहां रखे जा सकते हैं। ओके, चलिए, एल्युमिनियम आपको पसंद है 266 के टारगेट के लिए। प्रथमेश जी, आपकी राय, आपकी टॉपिक बेस मेटल्स में से? कॉपर को बाय करना चाहिए 867 पर, 863 का स्टॉप, टारगेट 877। ओके, कुणाल जी, आपकी राय? कॉपर में बाइंग करनी चाहिए। मेरा टारगेट रहेगा 880 का। ओके, तो कॉपर और एल्युमिनियम दो टॉपिक आ गई है बेस मेटल से लेके। नॉन एग्री की बात हो गई है, अब एग्री मार्केट की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक खबर गेहूं को लेकर बता देते हैं कि सरकारी ऑक्शन जो चल रही है ओएमएसएस के जरिए, जो सरकार गेहूं की नीलामी करती है, एफसीआई करती है, उसमें जो बोली है वो काफ़ी ऊपर के बोली आ रहा है। लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं। यूपी की जो नीलामी का जो मैक्सिमम भाव आया है वो 3160 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास का आया है और ज़्यादातर खरीदारों ने 3000 रुपये प्रति क्विंटल से ज़्यादा की बोली लगाई है। अब नई आवक भी कहीं कहीं शुरू हो गई है, बहुत ही कम क्वांटिटी में, और एमपी की जो भाव है गेहूं के वो 3000 से 3300 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास है। नई आवक का भाव मैं बता रहा हूं, लगातार ऊपर की तरफ है। और कहा यह भी जा रहा है कि कई सारे ऐसे उत्पादक क्षेत्र है जहां पर तापमान में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि आज और कल आईएमडी का अनुमान है कि कहीं कहीं बारिश भी है, लेकिन उसके बाद भी तापमान को लेकर चिंता है, इल को लेकर फिर से चिंता बनी है और वो दाम पर साफ तौर से दिख रहा है। मनोज जी, छोटा जवाब गेहूं पर, आपकी राय क्या है? गेहूं में प्रोडक्शन यहाँ पे बेहतर ही रहने वाला है अगर हम इंडिया के उत्पादन की बात करें तो। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मजबूती बनी हुई है, तो गिरावट की कोई संभावना तो नजर नहीं आती है, डिस्पाइट के यहाँ पे रिकॉर्ड जो है प्रोडक्शन होने वाला है। हमारा मानना है कि जो यूएस वीट का जो फ्यूचर है अभी $600 के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ पे नीचे में 580-570 के जोन में अच्छे सपोर्ट देखने को मिलेंगे। ऊपर में $630 तक एक बार यहाँ पे कीमतें देखने को मिल सकती। ओके, तो ये व्यू है गेहूं को लेकर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एग्री मार्केट में मसालों की बात कर लेते हैं। हल्दी जहां 1.5% की आज गिरावट दिख रही है, जीरा 1% नीचे है, 21,000 के नीचे अब आ चुका है जीरा का वायदा, और धनिया पर भी आज दबाव है। सारे ही मसालों में आज नरमी है। मनोज जी, क्या लग रहा है कौन ज्यादा यहां से और कमजोर हो सकता है? मसाले में यहाँ पे जीरे में थोड़ी मुनाफा वसूली कंटिन्यू हो सकती है। कीमतें एक बार फिर 20,500 तक के स्तर जो है वो दिखा सकती है। लेकिन यहाँ पे हल्दी में हमने ऑलरेडी एक अच्छा करेक्शन देखा है, तो हल्दी में अब ये लेवल पे शॉर्ट नहीं करना चाहिए। 12,400 एक अच्छा सपोर्ट जोन है और हमने वहीं से एक रिवर्सल आते हुए देखा है। तो हल्दी में 12,650 के आसपास बाय कर सकते हैं 12,350 के स्टॉप लॉस से, और लक्ष्य यहाँ पे 13,100 तक के रखे जा सकते हैं। और धनिया में साइडवेज ट्रेड जो है वो बना रह सकता है। जीरा में थोड़ा दबाव रहेगा, हल्दी थोड़ी रिकवरी दिखा सकती है। तो सिर्फ यहां से रिकवरी दिख रही है, धनिया रेंज बाउंड रहेगा और जीरे पर दबाव दिख रहा है। ग्वारसीर, ग्वारगम, इन दोनों काउंटर में बताइए, आज दोनों कमजोर लग रहे हैं। 10,100 तक आ चुका है ग्वारगम मार्च वायदा, और ग्वारसीर का वायदा भी 5300 रुपए तक फिसल कर आ चुका है। और गिर सकता है क्या मनोज जी? कोई ट्रिगर नहीं है तेजी का, और हम देख रहे हैं कि बहुत ही दायरे में बने हुए हैं, चाहे वो ग्वारसीड हो या ग्वारगम हो। तो अभी मेरा मानना है कि दायरा जो है बना रह सकता है। ग्वारसीड की अगर बात करें तो
5250 से 5400 का एक दायरा है। वहीं अगर ग्वारगम की बात करें तो 9950 से 10325 ये एक जो दायरा है ये बना रह सकता है। मनोज जी, कैस्टर को लेकर रिपोर्ट ये है, ये 8% तक उत्पादन कम रह सकता है। हालांकि यील्ड में सुधार भी है, उसके बाद भी ये उत्पादन पिछले साल से कम रहने की संभावना है। ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन की रिपोर्ट है। क्या कहेंगे कैस्टर में आगे क्या होने वाला, क्या दाम बढ़ेंगे क्या? कैस्टर में ओवरऑल फंडामेंटल बेहतर ही है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 6000 के स्तर जो स्ट्रांगली होल्ड किया है कैस्टर ने। यहाँ पे बाय किया जा सकता है। मार्च का वायदा 6260 के आसपास, 6220 के स्टॉप लॉस से लक्ष्य ऊपर में 6380 तक के रखे जा सकते हैं। 6380 के टारगेट के लिए कैस्टर खरीदने की सलाह है। शुक्रिया मनोज जी आपका, प्रथमेश जी आपका, कुणाल जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को गाइड किया पूरे ही मार्केट को लेकर। चलिए कमोडिटी मार्केट को यहीं खत्म करने का वक्त आ गया।